Hello everyone. Uh, in this video we are going to study about कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमको इवापोरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इवापोरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने दो तरीके का पैन देखा था जो इवापोरेशन को फाइंड आउट करते हैं। वो एक पैन था हमारा क्लास ए और दूसरा था ISI। तो जो क्लास ए पैन है जो इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, तो वो हमने बताया था कि वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट से बना हुआ है क्लास ए पैन, और जो ISI है वो इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा बना हुआ है। जो ISI पैन है वो क्लास ए पर मॉडिफिकेशन है, और जो हमारा क्लास ए पैन है वो क्लास ए पैन जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड पैन है, और उसका हम लोगों ने कल मेजरमेंट देखा था कि उसकी डेप्थ है हमारी 12-10 mm के अराउंड, और जो उसका डाया है वो डाया था हमारे 255 mm के अराउंड। तो उसके बाद हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था कि अगर हमको किसी भी जैसे क्या है कि जब हमको इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम लोग ये जो पैन का सेटअप लगाते हैं तो उसके लिए एक स्टेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सपोज अगर हमको किसी बड़ी वाटर बॉडी का अगर हमको इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो इवापोरेशन की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने जो सेटअप लगाया हुआ है इवापोरेशन के लिए वो तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला था लेक इवापोरेशन का। तो सपोज अगर हमारे पास कोई लेक है और उस लेक इवापोरेशन हमको उस लेक का लेक इवापोरेशन निकालना है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक पैन इवापोरेशन की वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो पैन इवापोरेशन, क्योंकि पैन इवापोरेशन क्या है कि हम उसकी वैल्यू को जो है वो मेजरमेंट करते हैं मैनुअली। तो पैन इवेपोरेशन जब भी हमको रहेगा क्वेश्चन में तो वो हमको पैन इवेपोरेशन की वैल्यू दी रहेगी, और उसको हम लोग क्या करते हैं पैन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लेक इवेपोरेशन की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पैन कोएफिशिएंट था उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे CP से, ठीक है। और वो जो CP की वैल्यू थी वो हमारे क्लास ए और क्लास ए के लिए अलग थी और ISI के लिए अलग थी 0.7 0.8। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर पैन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें लेक इवेपोरेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाती, ठीक। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें कैसे निकालना है इवेपोरेशन की वैल्यू। तो जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से वैल्यू को निकालते हैं तो डॉल्टन लॉ के बेसिस पे एक मेयर्स इक्वेशन है हमारे पास। वो मेयर्स इक्वेशन क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये मेयर जो हमने कल पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला इवेपोरेशन को फाइंड आउट करने के लिए वो था E = Km EW - EA इन ब्रैकेट 1 + V9/60। यही फॉर्मूला हम लोगों ने कल इवेपोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो डॉल्टन लॉ के बेसिस पर है, इसका नाम है मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था कि ये फॉर्मूला कैसे है और क्या क्या है। ये जितने भी नोटिफिकेशन है इनका मतलब क्या है, जैसे E जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसको हम लोगों ने कैसे मेजर किया था, E को इन mm/day, mm/day में मेजर किया था। तो mm/day में मेजर क्या है कि जैसे एक दिन में कितना जो रेनफॉल है या कितना अमाउंट जो है वाटर का वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं mm/day में, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा Km की वैल्यू है, Km जो था वो हमारा कांस्टेंट था, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो जिस भी वाटर बॉडी का हम लोग इवेपोरेशन निकाल रहे हैं वो जो है हमारी शैलो है कि डीप है, ठीक है। तो अगर हमको क्वेश्चन में निकालनी होगी वैल्यू तो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि शैलो वाटर बॉडी है कि डीप वाटर बॉडी है। तो दोनों के लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है Km की वो फिक्स होती है, वो हम लोगों ने कल आपको लिखाया भी था। फिर जो EW है, EW जो है वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है, और ये जो है वो एयर वेपर प्रेशर है। तो जो हमारी EW की वैल्यू है सैचुरेशन वेपर प्रेशर, तो क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। जो हमारा एयर वेपर प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं EA से, और जो हमारा एयर वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि एयर वेपर प्रेशर इतना, अगर दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, जो भी टर्म हमको EA की वैल्यू को निकालना होगा कैसे बोलेगा वो निकालने के लिए जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो कुछ ना कुछ उसमें टर्म ऐसा दिया रहेगा जिससे हम लोग EA की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आता है हमारा V9। तो V9 क्या बता रहा था, तो V9 जो है हमारा V जो है वो मीन विंड स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये मीन मंथली विंड स्पीड है V, और विंड स्पीड, और ये जो 9 है ये क्या है,
तो 9 ये बताता है कि ग्राउंड सरफेस से 9 मीटर की हाइट पे जो विंड की स्पीड है वो इतना है, ठीक है। ये जो 9 है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो v है ये v बताता है कि कितना विंड की वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन यूज हुआ है वो v9, हमको जब हम निकालेंगे तो हमको v9 की वैल्यू ही रखनी है उसमें, कि 9 मीटर के हाइट पे जो हमारी विंड की स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो कई बार क्या होगा कि हमको डायरेक्टली v9 नहीं दिया होगा, कई बार तो दिया भी सकता है, और कई बार क्या होगा कि वो नहीं भी देगा। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा v9 तो फिर ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हमको उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एक जो है ज़रूर दिया रहेगा। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है कि v = c × h⁻1/7। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको सपोज v9 ना देके v2 दे रखा है या v3 दे रखा है, सपोज v3 दे रखा है, v3 का मतलब क्या देगा आपको कि 3 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से v3 की वैल्यू जो भी दी रहेगी दोनों को कंपैरिजन करके v9 की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो हमारा E है रेट ऑफ इवापोरेशन, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है a reservoir with a surface area of 250 hectare ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमको इवापोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको डेली एवरेज इवापोरेशन निकालना है लेक का 1 वीक का, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक रिजर्वॉयर है जिसका सरफेस एरिया जो है वो 250 हेक्टेयर है, और उसके सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी है 17.54 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो EW जो है हमारा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 17.54 mm ऑफ Hg, ठीक है। EW की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमें दे रखी है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली एयर वेपर प्रेशर ना देके EA की वैल्यू को इसने ऐसे दे रखा है।
तो EA की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 40% यानी कि 0.4 किसका 17.54 का, राइट। तो हमको क्वेश्चन में जो EA है यानी कि जो हमारा एयर वेपर प्रेशर है, एयर वेपर प्रेशर की वैल्यू डायरेक्टली ना देके दे रखा है कि 40% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव वैल्यू इसकी क्या है 17.54, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वैल्यू ये है और उसका 40%, तो 40% के लिए हमने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा एयर वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो विंड वेलोसिटी है 1 मीटर की हाइट पे, तो हमें तो चाहिए V9, लेकिन V9 ना देके हमको दिया क्या है V1, ठीक है। बोल रहा है कि जो विंड वेलोसिटी है 1 मीटर above from the ground surface is 16 kmph, ठीक है। ये हमें V1 की वैल्यू दे रखी है, 1 मीटर की हाइट पे जो विंड की वेलोसिटी है वो 16 kmph है। अब हमसे पूछ रहा है कि डेली हमें एवरेज इवापोरेशन निकालना है लेक का और हमको 1 वीक के लिए वॉल्यूम उसकी कैलकुलेट करनी है कि 1 वीक में कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला देखते हैं। जो फॉर्मूला है हमारे पास इवापोरेशन कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला है Km EW माइनस EA इन ब्रैकेट 1 प्लस V9/16, ठीक है, V9/16। सबसे पहले Km जो है कांस्टेंट है और Km की दो वैल्यू है हमारे पास, एक तो है डीप वाटर बॉडी के लिए और एक है शैलो वाटर बॉडी के लिए। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी 0.36 दे रखा है और 0.36 हम जानते हैं कि ये किसके लिए होता है, डीप वाटर बॉडी के लिए होता है, ठीक है। तो जो हमारी Km की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.36 रखेंगे और वो जो हमारी 0.36 वैल्यू वो डीप वाटर बॉडी के लिए है, तो हम Km की वैल्यू को रख लें। EW की वैल्यू हमको 17.54 दिया हुआ है, EA की वैल्यू हमें पता है। अब हमको इसमें एडिशनल क्या वैल्यू चाहिए V9 की, तो V9 तो हमें दिया नहीं है लेकिन V1 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे इसकी हेल्प से V1 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे V9 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक इक्वेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा था V = C × H⁻⁴ 1/7, ठीक है, 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी हेल्प से ही हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो V9 के लिए C × 9⁻⁴ और इसके रिलेशन में हमको वैल्यू कौन सी दे रखी है V1 1⁻⁴ V1 की वैल्यू हमको दे रखी है 16। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे V9 की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी हमारी 21.89 kmph। हमको ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला V = C × H⁻⁴ ये हमें पता है ऑलरेडी। हमको V9 की वैल्यू चाहिए और हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है V1 हमें कितना दे रखा है 16 kmph, ठीक है। तो अब अगर हम V1 की वैल्यू, अब हम लोग करते क्या है कि V9 हमें निकालना है, तो V यही वाला इक्वेशन हम लोग V = C × H⁻⁴ तो H कितना है यहाँ पर 9, तो हमने क्या किया H की जगह पे 9 रख दिया और V9 इसको हम लोग ऐसे लिख लें, यही V9 की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। ये जो हमने क्या किया इसमें H की वैल्यू की जगह पे 9 रख दिया। अब इसके रिलेटिव में क्या वैल्यू हमको दे रखी है V1 की, तो V1 के लिए अगर हम इसी फॉर्मूले से देखेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा C × H। H कितना है 1 मीटर, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 1 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, तो H की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 × 1⁻⁴ अब हमको क्वेश्चन में जो V1 की वैल्यू है वो दे रखी है ना कि 16 kmph है, तो हमने क्या किया V1 की जगह पे हमने 16 रख दिया और यहाँ से सारे टर्म्स हमको पता है जो C है कैंसिल हो जाएगा। V9 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21.89 kmph, ठीक। अब हमारे पास सारी वैल्यूज जो है इवापोरेशन के लिए वो सारी वैल्यूज अवेलेबल है, सिर्फ हमको क्या करना है इसमें पुट करनी है वैल्यूज को। ठीक है, ये जब इवापोरेशन की वैल्यू को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 8.97 mm पर डे, ठीक, 8.97 mm पर डे। यहाँ से हम लोग क्या किए E की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो ये जो हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द एवरेज डेली एवरेज इवापोरेशन फ्रॉम द लेक,
ये जो हमारा इवेपोरेशन आया है वो डेली का इवेपोरेशन आया है कि पर डे में 8.97 mm वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है उस रिजर्वॉयर से, ठीक है। लेकिन अब हमको जो दूसरा है वो दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम द लेक इन 1 वीक, हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है एक वीक में वहां से इवेपोरेट हो रहा है, कितना वॉल्यूम वाटर जो है वो रिजर्वॉयर से लॉस हो रहा है। अब जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा 1 वीक में, तो अभी हमने जो यहाँ पे इवेपोरेशन निकाला है वो पर डे का निकाला है, तो एक दिन में कितना हुआ 8.97, तो ये 8.97 ये पर डे हो रहा है। अगर एक वीक का निकालेंगे तो एक वीक में 7 डेज, तो 7 से हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। दूसरा बात क्या है कि 8.97 जो है वो mm में है, हमने क्या वॉल्यूम निकाल रहे हैं, हमने क्या किया इसको पहले मीटरों में चेंज किया है, तो 10 टू द पावर -3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम एक वीक का निकाल रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके अलावा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने एरिया से वो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है, तो हमको सरफेस एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 250 हेक्टेयर, तो 250 और हेक्टेयर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो वो हो गया हमारा 10 टू द पावर 4, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ इवापोरेटेड वाटर एक लेक में आ रहा है एक वीक में, वो आ गया हमारा 15.7 हेक्टेयर मीटर। वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग करते भी क्या है नॉर्मली, जो हमारा डेप्थ और जो हमारा एरिया से डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको जो है वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एरिया जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है 250 हेक्टेयर, तो हमने 250 और हेक्टेयर को हमने चेंज किया है 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करके सारे को एक यूनिट में बनाने के लिए। ये तो हमारा एरिया हो गया, और ये जो है इवेपोरेशन क्या बता रही है, डेप्थ ही बता रहा है कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो एरिया में हमने क्या किया डेप्थ का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस mm को हमने मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारे एक वीक में कितने डेज आ रहे हैं 7 डेज, ठीक। तो हमने एक वीक की वैल्यू जो है कितना वॉल्यूम इवेपोरेट हुआ वो निकाल दिया, वो हमारे पास आ गया 15.7 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे इवेपोरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमने जो प्रेसिपिटेशन कैसे निकालना है इवेपोरेशन कैसे निकालना है ये जो है देख लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो है इरिगेशन।
नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। तो इरिगेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है, हर वाटर का एक वाटर डिमांड होता है, हर क्रॉप का, हर प्लांट का कुछ वाटर डिमांड होता है, जितना उनको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उनकी उनको नरिश होने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए उतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कंपलसरी है उनके लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि कई बार हमारे पास एक्सेस अमाउंट में जब रेनफॉल हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि एक्सेस रेनफॉल होता है, और कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, बिल्कुल बहुत कम बारिश हुई। तो ऐसे में करते क्या है कि जब जो प्लांट है, सपोज किसी प्लांट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, किसी प्लांट को कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन उस सीज़न में क्या हुआ कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल प्रॉपरली नहीं हुआ, तो उसकी जो वाटर डिमांड है उस क्रॉप की वो कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। उस वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर उसको क्या एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वो वाटर जो है वो उसको अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो अवेलेबल कराने के लिए क्या हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉप को या उस प्लांट को एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा। वो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। वो एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि हमको वो आर्टिफिशियली उसमें सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन है जो हम जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द साइंस, इसको बोलते ही है, इसका डेफिनेशन ये कि इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। होता क्या है कि तो हम लोग इसको क्या करते हैं, उस क्रॉप को आर्टिफिशियली जो है मतलब पानी जो है वो सप्लाई करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कुछ सीजन में हमारे पास ज़्यादा बारिश हुई और कुछ में कम हुई, तो जब हमारे पास एक्सेस रेनफॉल होता है तो उस रेनफॉल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। उस पानी को हमने स्टोर किया और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आई तो हमने क्या किया, उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तो उस सीजन में हम लोग क्या करेंगे, पानी को रख लेंगे, पानी को स्टोर कर लेंगे, किसमें, रिजर्वॉयर में कर लेंगे, कनाल्स में कर लेंगे, उसमें क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं वाटर को। और फिर जब डिमांड आती है तो फिर उस डिमांड के अनुसार जितना भी वाटर क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है उनके पूरे ग्रोथ के लिए, पूरे नरिशमेंट के लिए, तो हर प्लांट का एक क्रॉप पीरियड होगा, उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, उसमें पानी को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में वाटर जब आएगा तो उसको स्टोर करेंगे, और जब लेस रेनफॉल की कंडीशन होगी और वाटर को जो हमारा क्रॉप है उसकी वाटर डिमांड होगी, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको सप्लाई कर देंगे पानी, ठीक। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमको जो पानी इरिगेट करना है, जो हमको इरिगेशन देना है उसमें, वो इरिगेशन हमको कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, ठीक। तो जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है किसी क्रॉप के लिए, तो अभी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको कितना पानी दें, उसको कब पानी दें, कब उसकी डिमांड है, हमें उसको कैसे देना है वाटर उसको, क्रॉप को। तो हमारी ये 3 मेजर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आता है हमारा हाउ टू अप्लाई, हम कैसे अप्लाई करें उसको, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है हमको, तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप ऑफ मेथड है उस क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। इरिगेशन के लिए हमको अलग अलग मेथड्स के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मेथड ऑफ इरिगेशन जब हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो जैसे उसमें कई सारे मेथड आते हैं, जैसे कि फ्यूरो मेथड या बॉर्डर मेथड या चेक फ्लडिंग मेथड, स्प्रिंकलिंग मेथड, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो कई सारे मेथड्स होते हैं उनके। तो उस मेथड के थ्रू जो भी उस क्रॉप के लिए सूटेबल होगा, जैसे क्या होता है कि कुछ क्रॉप होते हैं उनको पानी जो है बिल्कुल उनके पूरे लेवल तक भरा होना चाहिए, जैसे धान है, चावल है। तो चावल में क्या होता है, जो धान होती है हमारी उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर चाहिए जो पूरा उसमें डूबा रहे, तो फिर उसमें हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हर क्रॉप की अलग है, किसी क्रॉप को बहुत कम पानी देना पड़ेगा, किसी को बिल्कुल जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट होता है उससे ही वो पानी लेके उसको एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर हमें नहीं देना पड़ता। जो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, धान की खेती की और धान में हम लोगों ने क्या किया, पानी को सप्लाई दिया, ठीक है। उसमें जो पानी है हमारा वो पूरा उसमें जो स्टैग्नेंट वाटर रहता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पानी से भरी होती है, उसके सारे वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल फिल हो गए होते हैं, ठीक। अब जब क्या होगा, जब हम लोग धान की कटाई कर लेते हैं तो वापस से उसमें इसके जो वॉइड्स होते हैं सॉइल पे, उसमें जो उसकी कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी, वो अभी तक उसमें बरकरार रहती है, ठीक।
तो ऐसे में अगर हम लोग किसी और क्रॉप को उससे सब्सटीट्यूट कर दें, लाइक अगर हम मूंगफली की खेती कर लेते हैं तो उसमें तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, जो सॉइल में ऑलरेडी वाटर मॉइस्चर अवेलेबल है उससे ही वो अपने आप को नरिश कर लेता है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्रॉप होगा, जैसे आलू हो गया या फिर हमारा धान हो गया या फिर बाजरा हो गया या फिर जो भी हमारे क्रॉप्स, चना हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि किस टाइप का मेथड हमारे इरिगेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो मेथड्स में कई सारे मेथड आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा आजकल स्प्रिंकलिंग मेथड है या ड्रिप इरिगेशन है। तो स्प्रिंकलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप का सेटअप देते हैं, वो सेटअप को हम लोग क्या करेंगे कि नोजल्स के थ्रू प्रेशर उसका हेड मैनेज करके और उसको स्प्रिंकल करवाते हैं पूरे ग्राउंड में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे हमारे पास जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमारे पास पानी कम है और उसमें हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन देना है। तो लेस, अभी हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग प्रोडक्शन कर सकें और क्रॉप को वाटर दे सकें। तो इस हिसाब से आजकल जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, एक पाइप की नेटवर्किंग करते हैं उस क्रॉप अगर हमारा रो में लगा हुआ है तो उस रो में हम लोग क्या करेंगे, पाइप की नेटवर्किंग करेंगे और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोरेज में पानी को इकट्ठा करते हैं और उस पाइप से हल्के हल्के परफोरेशन बने होते हैं। तो उस परफोरेशन से पानी जो है वो हमारा बिल्कुल जो प्लांट होते हैं उस प्लांट के रूट में जाके इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग वो बिल्कुल बूंद बूंद करके गिरते हैं, तो वो जो पानी है हमारा उसका बहुत ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है और बहुत ही मतलब सीधे वो रूट में जाके गिरते हैं। तो जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर है वो बहुत कम होता है, ठीक, और जो हमें पानी चाहिए रूट में वो मिल भी रहा है। तो वो जो ड्रिप इरिगेशन है काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये चीज़ हमको देखनी है कि हमको उसको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन होगा उसको अडॉप्ट करेंगे और वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी है, ठीक है। तो क्रॉप के बिहाफ पे हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं। फिर सेकेंड आता है कि हाउ मच टू अप्लाई, हमें कितना पानी अप्लाई करना है उसमें। तो जितना हमारा सॉइल जो है वो होल्ड कर सकता है अपने पोर्स में, क्योंकि जो हमारे सॉइल होते हैं उनका जो पोर होता है जो वॉइड्स होते हैं उसमें वो जितना जो है होल्ड कर सकता है, उसकी जितनी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उतना हमें पानी जो है वहाँ पर अप्लाई करना है। अब जैसे कि क्या है, हम लोग जो प्लांट लगाते हैं तो उनके रूट्स जो हैं वो हमारे सॉइल से ही जुड़े होते हैं और सॉइल में ही रहते हैं। अगर हमारे सॉइल के पोर्स पे वाटर इफेक्टिवली नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स को नरिशमेंट उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी की उसको चाहिए। तो हम लोग कितना अप्लाई करेंगे, तो जितना उस सॉइल जो है उसके पोर्स में जितना पानी इकट्ठा हो सकता होगा, जितनी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतना हम लोग पानी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि हमें कब अप्लाई करना है उसको, व्हेन टू अप्लाई। तो कब अप्लाई करेंगे, जब जैसे मान लीजिए हमने एक बार अप्लाई कर दिया तो जब हमारा जो सॉइल है, सॉइल के जो पोर्स हैं उसमें पानी है और उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार उसको भर दिया तो पूरी तरीके से अब वो उसमें स्टोर हो गया और वापस से वो कम नहीं होगा। अब वो धीरे धीरे क्या है, प्लांट जो है वो ट्रांसफर भी करता रहता है। तो वो जो प्लांट को ट्रांसफर करेगा जब उसका जो लेवल है वो थोड़ा डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है, तो 50 to 60% अपने मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंचेगा जैसे ही, वैसे ही हमको क्या करना है, उस पानी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉइल है, हमने जो भी क्रॉप लगाई है उस क्रॉप में क्या है कि जो वाटर है अवेलेबल, वो वाटर जो है वो प्लांट उससे जो है लेता रहता है। और जैसे जैसे वो जो सॉइल है वो अपनी नमी खोने लगती है, मॉइस्चर जो है उसका कम होने लगता है, तो जैसे ही वो डिप्लीट होकर 50 to 60% पे आएगा, अगेन हम क्या करेंगे, उसको पानी सप्लाई करेंगे, ठीक है। पानी अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन होगा उससे हम लोग पानी को अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीन हमारे पास सवाल हैं बेसिक।
एडवांटेजेस, अगर हम इरिगेशन है तो इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक, हमने देखा अभी उसको कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट आता है कि हमारे क्या एडवांटेजेस हैं इरिगेशन के। तो इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो हमारा आता है कि हम क्यों इरिगेट कर रहे हैं, इरिगेशन का हमारा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो पर्पस हमारा ये है कि जो भी क्रॉप जो है वो फील्ड में है वो मैक्सिमम यील्डिंग कैपेसिटी हो उसकी, ठीक है। वो मैक्सिमम यील्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना भी उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। तो जो हमारा क्रॉप होगा उसका बिल्कुल उसका जो फूड प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो, तो ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है हमारा कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग इरिगेशन को कर रहे हैं, ठीक। सेकंड आता है हमारा कि सेकंड एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट। तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा था कि ड्रॉट जो है, ड्रॉट जब भी होता है तो फिर क्या है, ड्रॉट क्या है मतलब सूखा पड़ना। तो सूखा पड़ता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो लाइवलीहुड है, जो हमारा कैसे हमको जो हमारा खाने का है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सूखा होने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्रॉप है उनको उतना वाटर नहीं मिल पाया जितना कि उनको मिलना चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो हो जाता है, ठीक। तो वो ड्रॉट से बचाता है हमारा इरिगेशन, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, जब कम बारिश हुई है, तभी हमने उसमें आर्टिफिशियली वाटर जो है वो सप्लाई किया है, ठीक। उस आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर को हमने दिया ही क्यों है, जब हमारा कम बारिश हुई है तभी। तो उस ड्रॉट की जो सिचुएशन अगर हम नहीं देते पानी, एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर जो आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोग ने स्टोर किया हुआ है जब एक्सेस रेनफॉल हुआ है, तो वो एक्सेस रेनफॉल को हमने स्टोर कहाँ किया हुआ था, कनाल्स और रिजर्वॉयर में। उस रिजर्वॉयर एंड कनाल्स हम लोग क्या करते हैं, पानी को वापस लाके सप्लाई करते हैं फील्ड में, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड होगा वहाँ पर हम लोग उसको सप्लाई करेंगे। तो वो हमारे ड्रॉट की कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमारा इरिगेशन जो है उसके एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू जनरेशन। तो क्या होता है कि जब हम लोग क्रॉप का मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, तो क्रॉप के मैक्सिमम प्रोडक्शन से हम बिल्कुल डायरेक्टली क्या होता है भैया, हमारा जो डायरेक्टली है वो बिल्कुल हमारा जो कैश जो है वो पैसा जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा फूड का, उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कुछ कुछ क्रॉप होते हैं, जैसे कि कैश क्रॉप हो गया, तो कुछ कुछ तो बेसिक क्रॉप है, रबी, खरीफ और जायद की जो फसल आती है। उसके अलावा आता है हमारा कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप से क्या होता है, डायरेक्टली जो हमें वैल्यू जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कैश क्रॉप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लाइक आगे हमारा टोबैको या जूट हो गया या कॉटन हो गया। तो ये सारे जो है हमारे कैश क्रॉप है जिनको हम डायरेक्टली जो है इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप, हमने दो या दो से ज़्यादा क्रॉप क्या है कि एक ही फील्ड में लगा रखा है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेम फील्ड है और उसमें हमने दो या दो से ज़्यादा क्रॉप लगा रखा है, तो फिर एक को अगर कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है तो दूसरे को उसका उलट नेचर होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें हमने क्या किया है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो एक ही साथ में हमको दो तरीके की क्रॉप का जनरेशन होता है। तो ये हमारे कुछ कुछ क्या है जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो हमारा क्रॉप होता है, तो जब आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं हम पानी का किसी भी फील्ड में, अगर हम क्या कर रहे हैं उसको आर्टिफिशियली पानी को सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं तो जो हमारा कल्टीवेटर होता है, जो फार्मर होता है, उसका बेसिक नेचर क्या होता है, वो चाहता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए वो उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ओवर यूटिलाइजेशन जो है पानी का वो करने लगता है, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमको जितना मात्रा में पानी चाहिए सिर्फ उतनी ही मात्रा में लेने के बजाय वहाँ पे क्या होता है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होने लगता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग क्या करते हैं, उनकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमको मिल रही होती है तो हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाए। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो उसका यही है कि जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है वो ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं इरीगेशन वाटर का। और ये जो इरीगेशन वाटर है वो किस लिए है कि वो जब लेस रेनफॉल होता है तो लेस रेनफॉल की कंडीशन में सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर को, ठीक। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही मेन डिसएडवांटेज है, लाइक अगर हम लोगों ने क्या किया, फील्ड है हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उस एग्रीकल्चरल फील्ड में हमने क्या किया है कि जो हमारा क्रॉप होता है उस क्रॉप को हम लोग फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो फर्टिलाइजर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो यूरिया होता है या नाइट्रोजन कंटेंट होता है। वो जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारे फील्ड में अवेलेबल है। जब हमने उसमें पानी देना शुरू किया तो जो पानी है वो क्या होगा, तो जो हमारा धीरे धीरे वो पानी जो है वो सॉइल मॉइस्चर्स के थ्रू क्या होने लगता है, मॉइस्चर के थ्रू वो नीचे जाके इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। मॉइस्चर के थ्रू वो नीचे जाता है, क्रॉप को देता है, क्रॉप का उससे नरिशमेंट होता है। जो हमारा उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है वो नाइट्रोजन कंटेंट भी उस पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। और वो जब उस पानी के साथ मिल जाएगा वो नाइट्रोजन कंटेंट, तो वो भी रिस्क के नीचे जाने लगता है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है नीचे वो पॉल्यूट होने लगता है, ठीक है। तो वो रिश्ते रिश्ते अपना जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और वहाँ से जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट होने लगता है। तो ये जो दो डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो हमने जितना भी रिजर्वॉयर है या कनाल है उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है, उस डिफाइंड कैपेसिटी में हमने उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रखा हुआ है, और उसका भी जब अगर ओवर यूटिलाइजेशन करने लगेंगे तो फिर होगा क्या कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब किसी को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, फिर एक टाइम में आएगा कि किसी को नहीं मिलेगा। तो वो जो ओवर यूटिलाइजेशन है वाटर का वो डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन हैं जो हम लोग उस फर्टिलाइजर के थ्रू, यूरिया के थ्रू जो हम लोग क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं उनके बेटर ग्रोथ के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए, वो क्या होता है, परकोलेट होते हैं, परकोलेट होकर पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। तो वो लीचिंग की प्रोसेस होने लगती है और वो जाके क्या हुआ कि आपके ग्राउंड वाटर में जाके मिल गए। वो जब ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें इरिगेशन का टाइप क्या है और मेथड्स। थैंक यू।